नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे नवी मुंबई पर, जहां पर गणेश नाइक का एक सत्र राज है। हम उनके विषय में ये जानेंगे कि क्या गणेश नाइक राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है या कुछ फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि उनको कैबिनेट में जगह मिली नहीं है। तो इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी हैं। थत्ते जी, बताइए कि गणेश नाइक जी जो है एक बड़े नेता माने जाते हैं और 2 बार मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के गवर्नमेंट भी थे। शिवसेना के साथ में भी मंत्री थे और थाने के पालक मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो है कैबिनेट में उनको भाजपा जो है जगह देगी, और ऐसा तो हो नहीं पाया। और ऐसी चर्चा है कि उनको काफ़ी नुकसान हुआ है भाजपा में जाने के बाद। आप क्या मानते हैं? 1980 मतलब वो 20 साल और ये 22 साल, 42 साल से गणेश नाइक जी का अगर किसी के साथ दोस्ताना याराना, ऐसा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, अगर था तो वो मैं हूँ जी। मतलब नवी मुंबई में गणेश नाइक के साहब के जीवन में, गणेश नाइक साहब बोलेंगे उनको हम, नाइक साहब के जीवन में इतनी नाट्यपूर्ण घटनाएं हुई। हर एक नाट्यपूर्ण घटना में मैं कहीं ना कहीं था। कुछ अच्छी हुई, कुछ बुरी हुई, कोई बताने लायक हुई, कोई बिन बताने नहीं लायक हुई, मगर मैं हमेशा उनके साथ था। और नवी मुंबई में ऐसा माना जाता है कि भाई अनिल थत्ते मतलब नाइक साहब का कुछ खास है, अगर उनका कोई थिंक टैंक है तो वो अनिल थत्ते है। यहाँ तक हमारी दोस्ती थी। मतलब हमने कितनी दिन कितनी रातें साथ में गुजारी होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी 42 साल हो गए, कई हज़ार बार हम मिल गए होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। उनके मुरबाड के फार्म हाउस है, उसमें बैठे हैं, उनके बंगले पे बैठे हैं, उनके महापुर बंगले पे बैठे हैं। मुंबई में बावा होटल करके एक है, मंजीत बावा मेरे ख्याल से उसका नाम है, वो हमारा दोस्त था, उसके यहाँ बैठे हैं। वहाँ फिल्मी पार्टियाँ होती, उसमें भी हम लोग, मैं और दादा बोलते हैं उनको, दादा हमेशा शरीक होते थे। वो बहुत मस्ताने दिन थे, मौज मस्ती, उसमें भी हम थे। और हम साथ में एक बार जान भी हमारी बच गई थी, क्योंकि एक रात को दादा खुद गाड़ी चला रहे थे। दादा को गाड़ी चलाने का शौक़ है और रात को हम मुरबाड से आ रहे थे, तो भारी भक्कम गाड़ी थी नसीब से, मगर आते समय उनको स्पीड का बहुत शौक़ है। तो मैं उनको बोला कि दादा ज़रा हड़ू। तब तक वो गाड़ी हमारी ढाम करके एक बड़ा ऐसा वो पाइपलाइन के बाजू में रहता है ना खड्डा, उसमें कम से कम 20 फुट नीचे जाके गिरी। दोनों ओर से हमने देखा। तो मैं दादा को पूछा, दादा ठीक? ते बोले तुम्ही? हाँ म्हटलं, म्हणजे आपण दोघं जिवंत आहोत, क्योंकि नौबत तो ऐसी थी, 20 फुट गाड़ी नीचे गई थी। तो बोले निकलने की कोशिश करते हैं। मैं बोला दादा नहीं, अभी निकलने में कोई मतलब नहीं, कांच भी टूटे तो हवा आ रही है अंदर, हम निकलने की कोशिश में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या पड़ेगा, अंधारा है सब, तो हम गाड़ी में ही बैठ के रहते हैं। मगर गाड़ी का अंदर जाने का आवाज़ इतना बड़ा आया था, किलोमीटर तक सुनने गया था। लोग चारों ओर से दौड़ के आए, उनको दादा का गाड़ी तो मालूम था। अरे बाप रे दादा! तो फिर उन्होंने वो खींचने की एक कोशिश की, वो तो 20 फुट अंदर थी। फिर वो क्या लाते हैं क्रेन, वो क्रेन ला के गाड़ी उठाया, फिर हम दोनों बाहर निकाले, एक दूसरे के गले लग गए। मैं बोला दादा आपकी वजह से मैं बचा या मेरी वजह से आप बचे मुझे मालूम नहीं, किसी का तो भाग्य है बचना, इसके लिए बचे, नहीं तो आज हम दोनों की मौत तो पक्की थी। और बाद में हम बहुत साथ में घूमे फिरे। और वो कैसे है, वो प्यार करते तो वो किस तरह का प्यार करते हैं। एक बार वो मुझे बोले कि अनिल जी मेरा सोलापुर में भाषण है, चलो आप मेरे साथ। तो मैं बोला मैं गाड़ी से नहीं जाता हूँ, ट्रेन से नहीं जाता हूँ, मेरे को हेलीकॉप्टर अगर आप करते हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं मुंबई के बाहर पूना जाता हूँ सिर्फ। उन्होंने हेलीकॉप्टर रेंट किया और मुझे उधर सोलापुर में भाषण सभा के लिए लेके गया और लोगों को बताया कि देखो अनिल जी को मैं हेलीकॉप्टर से इसलिए लेके आया क्योंकि वो जाते नहीं किधर, मेरी जीत थी कि उनको लेके आऊँगा। उनका खुद का हेलीकॉप्टर खरीदने की अभी एक ख्वाब था, मगर हर बार ऐसा होता है कि जब वो हेलीकॉप्टर अभी खरीदूंगा ऐसा बोलते हैं तो उनके जीवन में कोई अपशकुन होता है। वो हेलीकॉप्टर उनको लाभदायक नहीं, क्या मालूम नहीं। अभी ऐसा हो गया कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए,
ये दादा को कहने वाला पहला आदमी मैं था, मगर समय वो नहीं था कि जो उन्होंने चुना। जब राष्ट्रवादी में वो थे और मुझे दिख रहा था कि आगे चल के 14 की जो इलेक्शन है उसमें राष्ट्रवादी का पराजय होगा और दादा का भी होगा, तो मैंने उनको बोला कि आप यही समय है, जबकि बीजेपी की साख बनी नहीं है, आप बीजेपी में जाइए, आपको राष्ट्रवादी में भवितव्य नहीं है। मोदी लहर शुरू हो रही थी। हाँ, 14 में मोदी की लहर थी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि नहीं तुम्हाला जजमेंट चुकतं आहे तुमचं, महाराष्ट्रात कांग्रेस राष्ट्रवादी ही आएगी, मैं मंत्री उसका ही बनूंगा। मैं उनको बोल रहा था बात ऐसा मत करो, क्योंकि दो बातें मैं देख रहा था। एक तो धीरे धीरे लोगों के मन में एक नफ़रत सी दादा के प्रति पैदा होने लगी कि इनका जो भी है वो सब फैमिली में है, बेटा आमदार, बेटा खासदार, बेटा पुतण्या महापौर, दूसरा बेटे का बेटा भी अभी लाइन में आ गया। तो लोगों में एक तरह की नफ़रत मुझे दिखाई देने लगी थी कि भाई ये नाइक घराने के बाहर सोचते नहीं है। तो मैंने दादा को बोला कि दादा थोड़ा फैमिली के लोगों को दूर रखो आप। जी। वो बोले वो नहीं होगा मुझसे। उन्होंने भाई को महापौर बनाया, वो भाई उनके खिलाफ गया। इन्होंने देखो जिस पद पे बिठाया, स्टैंडिंग कमेटी के जितने लोगों, तुकार वो भाई था, जिन लोगों को इन्होंने महापौर बनाया, ये तुम्हारे सुषमा दंडे से लेके हर महापौर उनके खिलाफ, जितने लोगों को स्टैंडिंग बनाया सब उनके खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने एक बार दादा को बोला कि दादा आत्मचिंतन करो कि आप जिसको बड़ा बनाते हैं वो आपको छोटा करने में क्यों लग जाता है। तो बोले कृतज्ञ होता था। मतलब नहीं दादा, देखो आप जब उसको महापौर बनाते हैं तो आपका बेटा छोड़ो, उसको 4 बार 3 बार बनाया वो छोड़ो, मगर उसकी गरिमा, डिग्निटी और उसका एक स्वाभिमान, उसको आप चकनाचूर कर देते हैं, उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। वो तुम्हारा गुलाम है, वो तुम्हारे दार का कुत्ता है, इस तरह से आप बिहेव करते हैं। तो लोगों के मन में पद देने के बावजूद नफरत आती है। वो बोलते हैं मेरे को क्या समझते हैं ये, मैं महापौर हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ और मेरे को कोई इज्जत नहीं, मेरे को जीरो समझते हैं। और उनका बोलने का तरीका है, वो जब बोलते हैं तो बहुत कटुता से और जहरीली, उनकी ऐसी जीभ है वो जहरीली हो जाती है। तो लोग ऐसा हो गया कि धीरे धीरे उनसे ही पद लेके उनसे दुखी हो गए। जिनको पद दिया उसको प्रतिष्ठा नहीं दी, उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई करके सब लोग विरोध गए उनके। और आम जनता में तो ये मैसेज जा ही रहा था। तो मैंने उनको बोला था आप हारेंगे, और उनको मंदा मात्रे जैसी एक गृहिणी ने हरा दिया, जबकि वो मंत्री थे उस समय, और उनका बेटा जीत के आया बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी में, बड़ी बात हो गई। तो उस समय भी मैंने उनको बोला कि अभी आप बीजेपी में जाएंगे तो एक हारे हुए पराभूत राजा की तरह जाएंगे। अभी पहले जाते तो महाराजा की तरफ जाते थे, मगर फिर भी अभी आपको कोई चारा नहीं, जाइए आप बीजेपी पे, ऐसा बोला था। बाद में उन्होंने बहुत बार्गेन करने की कोशिश की कि भाई मुझे एमएलसी बनाओ, तुरंत मंत्रिमंडल में ले लो, ये लो वो लो। अभी बीजेपी को हारे हुए आदमी के ऊपर कोई दाव लगाने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए मंदा मात्रे काफ़ी थी। तो उन्होंने उनको वो गरिमा इज्जत दी नहीं। फिर क्या होता है कि ऐसे बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे रेस का घोड़ा जो होता है, बाद में माथेरान में बच्चों को ढोने के लिए जाता है और वही चारा पानी दाना पानी खा के उसको जीवन बिताना पड़ता है। जैसे वो रेस का ये जो घोड़ा था गणेश नाइक नाम का, जो तेज तर्रार और दौड़ने वाला और रेस में पहले आने वाला, उसको माथेरान का घोड़ा बना दिया बीजेपी ने। और वहाँ बच्चों को बिठा के घूमने का, जाओ एक राउंड मार के आओ, 100 रुपया, जाओ। इसकी मुझे जो लाखों का, इसके जीतने पे लाखों लगते थे, और इन्होंने सर कमी नहीं किया। इनको ना कभी प्रोपोर्शन नहीं समझा किस हद तक मुझे जाना चाहिए। सर उन्होंने शरद पवार के बेटी के ट्रस्ट को 750 एम्बुलेंस दिए, 750 सर, 20-20, 30-30 लाख की एक एम्बुलेंस सुप्रिया सुले के ट्रस्ट को एम्बुलेंस दी। और कैसे दी? वो कामगार मंत्री थे, कोई भी कामगार मंत्रालय में आता था काम के लिए कि मुझे कारखाना बंद करना है, तो बोलते पहले सुप्रिया सुले को 10 एम्बुलेंस दो, 20 एम्बुलेंस। कितने कामगार है? 500 कामगार है, 5 एम्बुलेंस दो।
1000 काम करें 10 एम्बुलेंस दो, 20-20 30-30 लाख। सर ऑन रिकॉर्ड है ये। जिस दिन इनकी इंक्वायरी बैठेगी, वो बीजेपी के फडणवीस साहब के साथ मेरी एक बार बात हो गई, तो वो बोले मुझे मालूम है। मैंने बताया ऐसा ऐसा है, तो बोले मुझे मालूम है, अभी हमारे पार्टी में है करके हम कुछ बोलते नहीं, मगर कारखाना बंद होना और इनके प्रतिष्ठान को एम्बुलेंस देना, इसका सीधा संबंध है। जैसे सीमेंट में अंतुले का जोड़ा जा सकता था। अब ये बोलेंगे कि उन्होंने उनको दिया, मेरे को क्या, मगर उसी समय कारखाना कैसे बंद करने की परमिशन मिल गई? वो दारूबंदी के मंत्री थे सर। इनका ये इधर उनका अशोक पोहेकर करके ये था, बाद में उसको निकाल भी दिया उन्होंने। सर पूरा एजेंट करके हर एक बार में इधर में घूमता था, कलेक्शन करता था, लाइसेंस परमिट पर दुनिया भर का धंधा करता था। इनके पास देखो, इनके कार्यकर्ता ही केवल टूटे नहीं, इनके पीए भी टूटे। आप देखो इनके साथ जो पीए है उसमें से वो एक पांड्या और एक दूसरा सिद्धेश छोड़ के सब पीए को इन्होंने ढूंढन पे लात मार के हटा दिया, या तो वो लात मार के चले गए। क्यों? क्योंकि उनसे ऐसे ऐसे काम वो करवाते रहे कि वो कैसे है ना भाई, इनके लिए 100 कमाने के लिए वो जाएंगे तो 10 अपने खीसे में डालेंगे, वो करते रहे वो। सर ऐसा हो गया कि इनके पीए, एक पीए वो मीरा भाईंदर में था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो तो सर इनके पास पीए था, तो जब आया ना तो वहाँ से मीरा भाईंदर से यहाँ आने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, किसी से पैसा मांग के बस में बैठ के आया। बाद में सर उसके पास 4 गाड़ियाँ हो गई पीए के पास। अभी मीरा भाईंदर में रहने वाले ये पीए के पास 4 गाड़ियाँ आती है, तो सर मालिक को तो 40 गाड़ी मिली होगी ना। तो उनके सामने आप कभी भी जाते तो उनको शौक ही था, ये गाड़ी, जो भी गाड़ी बम्बई में आएगी नई, वो इनके पास होनी चाहिए। सर दुनिया भर वो घूमते रहे, दुनिया भर घूमते। सर जिस दिन ईडी इनके पीछे जाएंगे ना, ईडी होने के बाद हो जाएगी, अभी नहीं लाएगी क्योंकि वो बीजेपी में है, भाग्यशाली है, और उस समय भी नहीं ये हुआ। सर कैसा है ना कि ये सब लोगों को दिखता है, लोगों के दिल जलते हैं भाई, हम यहाँ पे ऐसी गधा मजदूरी कर रहे हैं और आप ऐश्वर्य भोग रहे हैं, आपकी लाखों की। सर इनकी बातें ही ऐसी होती थी, सब बातें ऐसी। काय थे ग्लास हाउस, 50 कोटीचं ग्लास हाउस। सर बेकायदेशीर ग्लास हाउस भी बांध दिया इन्होंने, 50 करोड़ का ग्लास हाउस भी तोड़ दिया, इलीगल था, तोड़ दिया। तो इनकी भाषा ये नहीं रही कि गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोले इससे बड़ा ग्लास हाउस ऑफिशियली 100 करोड़ का मैं अभी बनाऊंगा। ये जो गर्व है ना, अहंकार, वो रावण का अहंकार है। तो उसके खिलाफ धीरे धीरे पब्लिक बगावत करने लगी। अभी इस बार भी इसने त्याग किया और इसने, संदीप ने मेहनत की करके वो चुन के आए, नहीं तो नहीं आते थे। संदीप के सीट पे तो टिकट, संदीप के सीट पे, वही तो संदीप को ही देखो, हमने पुराण में कथा देखी थी कि भाई वो तुम्हारा एक राजा था पुरुरवा करके, तो उसको उर्वशी से प्यार हो गया, तो वो बूढ़ा हो गया था, तो उसने भीष्म से बोला कि भाई तुम्हारी जवानी मुझे दे दो, और उसने अपनी जवानी दे दी और अविवाहित रहने का भी ये किया। वैसे वो संदीप का त्याग था कि बूढ़े पिता के लिए उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया, बड़ा आदमी हो गया वो। मेरे दिल में तो उसके प्रति बहुत प्यार है। तो अभी क्या होगा सर, वो बहुत ठीक ठू चल रहा था उनका कि अभी मंत्रिमंडल, सब भाजपा का सरकार आ गए तो इनको ऐसा लगा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं, फडणवीस को टेम्पररी रखते हैं, बाद में मुझे ही बनना है। ऐसी उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थी। तब जाके इनके एक दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि दादाचे अच्छे दिवस आले। मतलब क्यों बोल रहे हो ऐसा, फडणवीस का उनके बारे में ओपिनियन अच्छा नहीं है, वो नहीं लेंगे उनको। अरे क्या बात कर रहे हैं। फडणवीस को जाके मिले, फडणवीस बोले अरे तुम्हाला नाही घ्यायचं तो कोणाला। मतलब फडणवीस भी अभी सीख गए वो पवार की नीति, उन्होंने बोल दिया मगर लेंगे नहीं, लिख के रखो। बोले पैज, मैं बोला काय की पैज लगाते हैं, तू साला लाखोंपति है, मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर 1 रुपये की लगाओ। बोला लगाई। सर नहीं लिया ना उनको, कहाँ लिया, 1 रुपया जीत गए आप। सर और लेंगे क्या आगे, नहीं लेंगे। गणेश नाईक को कतई मिनिस्ट्री देंगे नहीं फडणवीस। उनके मन में बहुत सारी बातें चुभी हुई है इनकी, और कैसे है ना कि इनका कोई भरोसा नहीं सर। कल अगर यहाँ इनको कुछ मिला नहीं तो ये राष्ट्रवादी भी वापस जा सकते हैं, अगले इलेक्शन में राष्ट्रवादी के उम्मीदवार। और ऐसा हुआ है कि थाने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी, जितेंद्र का इंटरव्यू लो आप,
जाओ इन जितेंद्र आव्हाड ने मुझे बोला है, मैं कोट कर रहा हूँ, किसको? जितेंद्र को। मैं ऐसा हवा में नहीं बातें करती। जितेंद्र ने मुझे बोला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले 2 लोग जो है, उसमें एक है वसंत डावखरे, दूसरे है गणेश नाइक। बोला ज़िंदगी भर मेरी लाइफ बर्बाद कैसी करनी, मेरी राजनीति बर्बाद कैसी करने की, मेरे सामने दूसरे लोगों को खड़ा करके उनको ताकत कैसी देने की, ये सब गणेश नाइक करतूते करते रहे। उनकी वजह से मेरा पॉलिटिक्स 10 साल पीछे गया। वो सर गुस्सा से ऐसा लाल पीला हो जाता है गणेश नाइक का नाम लेता है तो। उनका वो संजू नाइक जो है, वो कई बार वो यहाँ आके चू चू करके देखा उसने कि कुछ जमता है क्या। एक बार गणेश नाइक मुझे बोले की आता संजूचं आणि याचं चांगलं जमलं आहे जितेंद्रचं। उसी रात को मैं बोला क्या संजीव से तुम्हारा अभी हो गया? बोला अभी क्या करेंगे, मान न मान मैं तेरा भाई। मैं वो यहाँ आके बैठता है, अभी उनका बेटा है खासदार था, तो हम नहीं कुछ बोल सकते, मगर मुझे मालूम है कि अंदर ही अंदर उनको दुश्मनी ही सूझेगी, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा, वो मेरी यही करते रहेंगे। वो बाद में भी ऐसा हुआ ना, यहाँ थाना में कुछ नगर सेवकों को, ये नजीबुल्ला वगैरह वगैरह, इनको भड़काया किसने, चाबी किसने मारी? वसंत डावखरे तो गए, इन्होंने चाबी मारी। सर थाना डिस्ट्रिक्ट के कितने ऐसे नेता हैं जो जितेंद्र को मानते थे, सबको बगावत करने पे इन्होंने ही ये किया। और उनको पैसे का बहुत गर्व है और पैसा खर्च भी करते हैं, ये भी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा हो गया कि फडणवीस को इसका एप्रिसिएशन नहीं, डिप्रिसिएशन ही है। वो बोलते पैसे की ताकत से मुझे बात मत करो, जात धर्म इसके ऊपर भी मेरे से बात मत करो, और ऐसा कुछ काम मत करो कि आपके बारे में बोलते समय हमारा चेहरा शर्म से झुक जाएगा। सर ऐसे कुछ बातें हैं। सर एक ही आया है, ढूंढने लगे, खोदने लगे और डिटेक्टिव एजेंसी बिछाई है ना, तो ऐसे कई स्कैम्स और स्कैंडल निकल आएंगे। भाई ये बोलने के लिए उनकी करियर की शुरुआत मर्डर से ही हुई है, मालूम है आपको? पहले उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ मर्डर का ही हुआ। आज भी वो कर सकते हैं, नहीं करेंगे अभी क्योंकि उनको मालूम है उसके परिणाम बुरे होते हैं, मगर उनकी वो झंडक वो है उनके दिमाग में। तो सर सवाल मेरा यही था कि क्या उनका भाजपा में नुकसान हुआ ना? नुकसान हुआ। राष्ट्रवादी में रहते सर, राष्ट्रवादी वाली कैसे है ना, खाने पीने वालों की पार्टी जी, खाओ पियो मजा करो, जो मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, तुम कितना कमाते हो मैं नहीं पूछूंगा। तो उसमें वो खुश थे। अभी ये ना चारित्र्य संपन्न, प्रिंसिपल बेस्ड ऐसे लोगों की पार्टी है बीजेपी तत्व सत्व महत्व प्रभुत्व वगैरह ऐसे सबके ऊपर चलती है। वहाँ पे खरीद फरोख्त नहीं चलती है। राष्ट्रवादी में क्या है कि इनका अधिवेशन है, 10 करोड़ खर्चा कर दिए, भाई इसका प्रतिष्ठान है उनके घर के लोगों का, दे दिए, एक 50-100 करोड़ के एम्बुलेंसेस दे दिए, भाई कुछ मिलता है तो उनके लोगों में बांट दिए, तो वो चलता था। यहाँ पे बीजेपी में ऐसा नहीं है ना, बीजेपी का कोई भी नेता इनके पास पैसा मांगने नहीं गया, वहाँ पे कोई किसी ने उनसे पैसा नहीं मांगा, और ये चाहते थे कि मांगो 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 तो फिर मेरे को मिलेंगे मैंगो 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 सत्ता के, तो नहीं किया उन्होंने। तो अभी बीजेपी में ऐसा है कि उनको रखा है मगर कुछ महत्व देने की इरादा नहीं। अब लिख के रखो, ये फिर से मंत्री नहीं बनेंगे। इनका दुर्भाग्य होगा और उसका भाग्य होगा कि मंदा मात्रे राज्य मंत्री बन जाएगी शायद, क्योंकि फडणवीस ने उसको बोला है कि राज्य मंत्री पद के लिए तुम मेरे मन में हो। तब उन्होंने सोचा कि भाई गणेश नाइक मंत्री बनेंगे, मैं राज्य मंत्री। ऐसा होता है क्या? एक गांव से ऐसे 2 लोग आते हैं क्या? नहीं आते। और गणेश नाइक को उन्होंने प्रॉमिस दिया नहीं है कुछ। तो गणेश नाइक जी का ये जो निर्णय था बीजेपी का जी, वो बिल्कुल गलत हो गया, और गलत तरीके से उन्होंने बीजेपी में अपने को साबित करने की कोशिश की। और अच्छा होगा वो अभी अगर 2-2.5 साल है बीजेपी में रहे वो, और बाद में अपने संस्कृति जो ओरिजिनल उनकी है उसके साथ वो राष्ट्रवादी के साथ जाएंगे तो अच्छा होगा। तब तक बीजेपी ने यहाँ पे बहुत सारे पर्याय भी उनके लिए खड़े करके रखे होंगे। तो दादा तू मेरे मित्र है, अभी भी हैं, और मुझे मगर अभी पहले जिस गर्व से कहो हम नाइक साहब के मित्र हैं, वो अभी रहा नहीं बात। अभी शर्म से कहो हम नाइक साहब के मित्र हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये बहुत कड़वी बातें हैं, मैं बोला हूँ, इसके जो परिणाम होंगे वो भुगतने के लिए मैं हमेशा तैयार रह रहा हूँ। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी का ये एनालिसिस रहा गणेश नाइक जी के ऊपर।
क्या कहना है कि गणेश नाइक जी को काफ़ी नुकसान हुआ है भाजपा में आने से, और हो सकता है कि वो वापस बैक टू पैवेलियन एनसीपी में चले जाएँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।